सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूस। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वा। जैसे कि हमें पता है कि आज कलर्स के दो लोकप्रिय शो बेकाबू और नागिन का महासंगम है। तो इस बीच मैं आपको बता दूं कि आज के एपिसोड में ऐसा क्या हुआ है, किस तरीके से नागिन और परी मिलते हैं और किस तरीके से अपने प्लान को एक अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर शो में आजकल क्या हुआ है और उस पर नजर डालते हैं। तो आपको बता दूं आज का शो का जो शुरुआत होता है पहले नागिन से होता है। नागिन में दिखाया गया है कि किस तरीके से नागिन मेहर चाहती है कि नागिन प्रेत प्रार्थना यानी जो शेष नागिन है वो अपना शक्तियों को त्याग दे दे ताकि वो अपनी बेटी का पता लगा पाए। प्रार्थना अपनी बेटी का तभी पता लगा सकती है जब वो अपनी शक्तियों को त्याग देगी, क्योंकि उनकी दोनों बेटियों को किडनैप करके रखी रहती है नागिन मेहर। तो तेजस्वी वहाँ पे आती है, वो महादेव से कहती है हे गुरु हे महादेव, हर किसी को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी शक्तियों को मैं त्याग देना चाहती हूँ। और फिर विद इन अ सेकेंड वो दिखाया गया क्लाइमेक्स के जरिए से कि किस तरीके से आप कह सकते हैं ना, समुद्र में लहर उठती है, कहीं पर कुछ होता है और सारे सांपों का एक झुंड आता है जो कि तेजस्वी को डसने लगता है, यानी कि जो नागिन है प्रार्थना उसे डसने लगता है और उसकी सारी शक्तियों को वापस हड़पने लगता है, क्योंकि नागिन के अंदर कुछ खास शक्तियां होती हैं जिसे वो कम करना चाहते हैं। और इस वे से इस चीज़ को पूरा सीक्वेंस वाइज कंप्लीट किया गया है। और फिर उसकी शक्तियां कम होने के बाद तेजस्वी यानी कि नागिन प्रार्थना बेहोश होकर गिर जाती है। और उस दौरान मेहर को दिखता है कि शिवलिंग के पास नागमणि चमक रहा होता है, नागमणि का जो शेष रहता है, जो सीक्रेट रहता है वो शाइन कर रहा होता है। तो वो नागमणि को लेने के लिए चली जाती है। उस दौरान तेजस्वी नीचे गिरी पड़ी रहती है, यानी कि जो प्रार्थना है नागिन प्रार्थना वो नीचे गिर गई होती है, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई होती है, इस वजह से उसके अंदर कमजोरी आ जाती है। और इस तरीके से पूरा ये शो को उस सीक्वेंस को पूरा दिखाया गया है। उस दौरान मेहर प्रार्थना से कहती है, नागिन प्रार्थना से कहती है कि तुम अभी साधारण इंसान बन गई हो, तुम्हारे अंदर की शक्तियां अब जा चुकी हैं। ये लो चिट्ठी, इस चिट्ठी के जरिए से तुम अपनी बेटी के पास पहुंच सकती हो, तुम अपनी बेटी मेहर के पास पहुंच सकती हो। नागिन है महक बट बेटी है मेहर, मेहर के पास तुम पहुंच सकती हो। तुम्हारी दोनों बेटी पूर्वी और मेहर दोनों ही सुरक्षित होंगे अगर तुम इस लोकेशन से जाके पता कर लो। तब वहाँ से प्रार्थना भागने की कोशिश कर रही होती है और अपने उस लोकेशन में पहुँच जाती है जहाँ पे मेहर को बांध के रखा हुआ रहता है ये नागिन महक ने। और उस दौरान जाके महक को वो छुड़वाती है, महक को गले लगा रही होती है। उस दौरान वहाँ पे पहुँच जाते हैं पुलिस वाले, पुलिस अभिजीत उसके टीम के साथ पहुँच जाता है और तो और प्रार्थना को गुनहगार समझ के उसके हिरासत में ले लेता है। और कुछ दो लोग आते हैं जो कि मेहर को खुद का बच्चा मानते हुए उसको लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेहर बेहोश होती है, इसलिए वो प्रार्थना को मतलब बता नहीं पाती है कि वो मेरी माँ है करके। वो बेहोशी की हालत में वो दो कपल्स के पास चली जाती हैं जो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि मेहर हमारी बेटी है करके। और प्रार्थना कुछ नहीं कर पाती है, बेचारी उसे पुलिस हिरासत में ले लेती है और वो खुशी खुशी चली भी जाती है। हिरासत में जाने के बाद वो कह रही होती है कि मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन ये अपनी जो पुलिस अभिजीत है वो चाहता ही नहीं। पुलिस की अजय की टीम पूरी ऐसी रहती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम हिरासत में रहोगे, लॉकअप पे रहोगे। और वहीं जो नागिन मेहर है वो चाहती है उसकी दोनों बेटियों में से कोई एक बेटी की शादी प्रार्थना के पति से हो जाए, जो कि शेष नाग है। यहाँ पे इस शो के ऐसे देखा है कि शेष नाग और शेष नागिन दोनों आपस में शादी करते, कोई इंसान नागिन से शादी नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से शेष नाग से अगर नागिन मेहर की बेटी कोई शादी कर ले तो कुछ शक्तियाँ इसे भी आ जाएगी। और उस चक्कर से नागिन मेहर चाहती है कि तेजस्वी के पति से उसके दोनों बेटियों में से कोई एक बेटी शादी कर ले। मैं आपको बता दूं कि दोनों बेटी में से एक बेटी उसके दिमाग में डालती है क्योंकि वो शेष नागिन है, कितनी भी शक्तियाँ उसके अंदर से चली क्यों ना गई हो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो जिसके थ्रू से वो कुछ ना कुछ करके वहाँ से निकल आएगी, कुछ ना कुछ पावरफुल शक्तियाँ रहेंगी। तब वो नागिन मेहर कहती है अगर प्रार्थना जिंदा ही नहीं बची तो शक्तियों के क्या काम है। तो वो अपने नागिन वाले अवतार में आके और पुलिस स्टेशन को जला देती है, जिस दौरान आग लगने पे सारे लोग वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन वो पुलिस अभिजीत गुस्से में आके प्रार्थना को जेल में ही बंद रहने देता है, बाकी सबको निकाल देता है। सभी को ये लगता है कि जो प्रार्थना है वो मर गई, वो हट गई, बहुत सारी चीज़ें। और वहाँ पे नागलोक में दिखाया जाता है कि इस तरीके से शेष नाग पूर्वी के साथ लेटा रहता है साइड में उसकी बेटी के साथ, और देखता है कि उसकी बेटी का हालत अभी भी बहुत नाजुक है, उसकी बेटी अभी भी उस कंडीशन पे नहीं है और उसकी बेटी अभी तक ठीक हुई नहीं है। और फिर नागलोक का ही एक इंसान आता है जो कि आप कह सकते हो वैद्य टाइप है। वो ये कहते हैं कि जड़ी बूटियों के जरिए से मैंने यहाँ पे इसे बचाने की कोशिश तो की है, लेकिन इसकी जान अभी भी खतरे में है, कुछ ही घंटों के लिए ये मेहमान बनी हुई है।
इतना ही कह के उसे वहाँ से हटते हैं। तभी शेषनाग अपनी बेटी पूर्वी को गोदी में लेके निकल रहे होते हैं। जब वहाँ से लोग उसे पूछते हैं कि तुम अभी जा कहाँ रहे हो, तो वो कहते हैं कि धरती पे जा रहा हूँ, शायद मेरी बीवी की जान खतरे में, यानी कि प्रार्थना की जान खतरे में है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पे नीचे आते तो अपने अलग इंसानों वाला अवतार में आते हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते हुए प्रार्थना को जलते हुए देखते हैं, मतलब वो पुलिस स्टेशन को जलते हुए देखते हैं और वहाँ पे खड़ी खड़ी वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि मेहर और अपनी उनकी जो दोनों बेटियां हैं मेहर की, नागिन मेहर की, उसकी जंजाल में है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ से मेहर उसे कहती है तुम यहाँ से निकल के जा नहीं सकते, अगर तुम्हें जाना है यहाँ से निकल के तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना होगा, क्योंकि ऐसे तो प्रार्थना तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में बची नहीं है। अगर तुम तुम्हारी बेटी पूर्वी की जान बचाना चाहते हो तो मेरी बेटी से तुम्हें शादी करना पड़ेगा। दोनों फिर अपने असली अवतार में आ जाते हैं नागिन वाले और दोनों एक दूसरे को मारने के कदार में चालू हो जाते हैं, जहाँ पे मेहर हार जाती है और शेषनाग अपने असली अवतार में आके कहते हैं तुम कभी मुझसे जीत नहीं सकती, तुम भले मेरी पत्नी को मुझसे छीन लो लेकिन ये चीज़ मैं कभी मुमकिन होता हुआ नहीं देख सकता। दूर से एक इंसान चुपके से इन तीनों का क्लाइमैक्स देख रहा होता है। वो इंसान कौन है मैं आपको बताती हूँ। एक जगह पे लिखाया गया है कि तेजस्वी का फिर से एंट्री होता है, यानी कि प्रार्थना आती है और डॉक्टर अभिजीत भी वहाँ पर होता है, यानी कि पुलिस अभिजीत भी वहाँ पे पहुँच चुका रहता है। विथ आप पुलिस अभिजीत को अजय भी बोल सकते हो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में प्रार्थना से पुलिस में इंस्पेक्टर अजय भी बोलती है। तो वहाँ पे वो पहुँच चुकी होती है और उस दौरान ये दिखाया गया है कि सुदर्शना भी वहाँ पे पहुँच जाती है। सुदर्शना वो नागिन है जिसे बेला ने एक तरफ में बचाया था और प्रार्थना की वो खास दोस्त थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि सुदर्शना मर चुकी है, लेकिन सुदर्शना मरी नहीं थी। सुदर्शना को गहरा चोट पहुंचा था और उस गहरे चोट से, उस दर्द से उसे प्रार्थना ने निकाला था, मलहम पट्टी करके, सब कुछ करके। ये बात किसी को पता नहीं था। वो जो इंस्पेक्टर है वो सुदर्शना को बहुत पसंद करता है, लेकिन सुदर्शना नागिन थी इसलिए उसने कभी भी इंस्पेक्टर को कोई भाव नहीं दिया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सच्चाई सामने निकल के आते है कि तेजस्वी ने, यानी कि प्रार्थना ने अपना जो शक्तियाँ हैं वो कुर्बान नहीं किया था। प्रार्थना के रूप धारण करके सुदर्शना वहाँ पे गई थी, जो मेहर को ये यकीन दिलाई कि उसने अपना शक्तियाँ त्याग दी हैं, लेकिन असली में त्याग सुदर्शना ने दिया था, प्रार्थना ने नहीं। मतलब प्रार्थना आज भी शेष नागिन है, प्रार्थना आज भी नागिन है और उसके अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं और नागमणि कहीं नहीं गया है। उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए सुदर्शना ये कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारी बेटियों की जान बचाऊंगी। और ये कहते हुए जहाँ पे देखते हैं कि इंस्पेक्टर अभिजीत ये कहता है कि मैं सुदर्शना से बहुत प्यार करता हूँ, अगर सुदर्शना तुम चाहो तो तुम मुझे मेरा प्यार साबित करने का एक मौका दे सकती हो। वो प्रार्थना को देखती है और प्रार्थना आंखें उसे ऐसे इशारा करके कहती है कि तुम जा सकती हो। और अभी तो सुदर्शना भी इंसान बन चुकी है क्योंकि उसने अपनी शक्तियाँ त्याग दी हैं। तो दोनों की लव स्टोरी वहाँ से शुरू होते हुए दिखी है। अब बात करते हैं बेकाबू के शो की, क्योंकि बेकाबू का एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे मलिका वेट कर रही होती है और बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि रानव कहाँ गया है, बेला के साथ कहाँ गया है। जहाँ पे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इंद्रजीत के साथ रानव की बड़ा सा फाइट हो जाता है और बहुत सारे सीक्वेंस के साथ पता चलता है। तो उस दौरान ये दिखाया गया है कि अर्नब बेला को बाहों में उठा के वो हवेली में लेकर आता है, उसे बेड पे सुलाता है और इंतजार करता है उसके होश में आने का। बेला तुरंत होश में आ जाती है, क्योंकि बेला तो नाटक कर रही होती है सोने का, तो वो तुरंत होश में आ जाती है और कहती है अर्नब को तुम ठीक हो। अर्नब कहता है कि तुम रिलैक्स करो, तुम ठीक रहो, मैं आता हूँ। ये कहते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वहाँ से मसूरी से सीधा अपने वो घर पे आ जाता है उत्तराखंड पे, जहाँ पे आप कह सकते हो यामिनी है, बाकी लोग हैं, क्योंकि रानव के अंदर तो प्रथम का आप कह सकते आत्मा है। तो रानव ऐसा इंतजार कर रहा होता है कि आखिर क्यों, क्या हुआ है कि उसने मेरे भाई को क्यों मारा, अपने बदला लेने के चक्कर में वहाँ पे आ जाता है। अब देखना ये है कि जब बदला लेने के चक्कर में वहाँ पे पहुँचता तभी यामिनी वहाँ से निकल चुकी होती है और रानव को दादी कहती है कि तूने मसूरी में अकेले क्यों छोड़ के आया बहू को, तू अभी के अभी मसूरी निकल। और जब मसूरी के लिए वो निकल जाता है तभी बेला उसे क्वेश्चन करने लगती, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, मैं बहुत परेशान हो रही थी। रानव गुस्से में आके बेला को ये कहने लगता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, तुम जिस होटल मैनेजर के साथ फ्लर्ट कर रही थी, जिस इंसान के साथ तुम फ्लर्ट कर, तुम्हें पता है वो इंद्रजीत कौन था। और बेला के मुँह से निकल जाता है पता है, वो राक्षस है। अभी ये सुन के अर्नब शॉक हो जाता है कि बेला को कैसे पता। रानव ने सुनाया बेला को खरी खोटी और बेला के कैरेक्टर पे जब सवाल उठा तब रानव खुद से ही कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और बैग पैक करने के लिए कह देता है बेला को कि हमें यहाँ से निकलना है और तो और घर के लिए
रवाना होना है, मसूरी से निकल जाना है। उस दौरान बेला कहीं ना कहीं रानव को रोकने के लिए नीचे जाती है और अपने वो हवेली के पीछे वाली साइड जाती है जहाँ पे आप कह सकते हो अश्वस्थ की बॉडी को दफनाया गया रहता है। और ये बात का पता जब बेला को लगता है तो बेला जानबूझ के आदि और मलिका को सुनाने की कोशिश कर रही होती है कि हाँ रानव, मैं ना हवेली के पीछे साइड हूँ, मुझे पता लगा है कि ये हवेली की ये वाली ज़मीन के नीचे ना खजाना छुपा हुआ है, तो चलो फिर हम रातों रात आते ही खजाना ले लेते हैं, हमारे पास बहुत कुछ हो जाएगा। और आदि और मलिका इस बात का फ़ायदा उठाते, बेला जैसे ही वहाँ से निकल जाती है, आदि और मलिका एक कहते हैं ना खोदने वाले जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, खोदने वाले से वो खोदते हैं उस खजाने को निकालने के लिए, बट बहुत खोदने के बाद भी उन्हें कोई खजाना वहाँ पे मिलता नहीं है। और बेला जानबूझ के ये चीज़ कहती ताकि आदि और मलिका यहाँ पे आए, वो चीज़ को खोदे, और जब तक वो हरनव को लेके वो लोकेशन में पहुंच जाएगी और हरनव आके सीधा अस्वस्थ का असली वाला पता लगा सकता है। इस दौरान ये देखा गया है कि बेला फटाफट से हरनव के पास जाती है और हरनव को कहती है, हरनव तभी शावर करके आया रहता है और अभी भी बेला से नाराज़ हुआ रहता है। बीच में थोड़ा सा रोमांटिक से सीक्वेंस दिखाते हैं, हरनव का शर्ट बेला का दुपट्टा एक साथ आ जाता है, फिर हरनव उसे छुड़ाता है, कपड़े पहनता है। उस दौरान बेला हरनव से कहती है कि मैंने आदि और मलिका को बात करते हुए सुना है कि तुम्हारी पुरानी हवेली के पीछे साइड पे नीचे एक कुछ तो खजाना छुपा हुआ है जिसको वो लोग खोद रहे हैं और वो तुम्हारे डैड अश्वस्थ की बात कर रहे हैं। हालांकि रानव के लिए अश्वस्थ उसका भाई है, लेकिन वो तो प्रथम का आप कह सकते हो ना, रानव के अंदर प्रथम का आत्मा है, लेकिन है तो रानव, रियल रानव का जो डैड है वो अस्वस्थ है, लेकिन प्रणव के लिए आप कह सकते हो अस्वस्थ उसका भाई था। और रानव को वो लगता है कि अस्वस्थ के बारे में बेला को कैसे पता चला। रानव वहाँ से बौखला है, वहाँ से भागते भागते पहुँचता है उस लोकेशन पे जहाँ पे ये खुदाई चल रहा होता है, और सेम उसी लोकेशन पे बेला भी जहाँ पहुँचती है। और खोदते खोदते जब कुछ नहीं मिलता है, मलिका टॉन्ट मार रही होती है आदि को, तुमसे एक काम भी ढंग से होता नहीं है, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ ये करने के लिए, पर तुमसे एक खजाना खोदा नहीं जा रहा है, मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी, मेरा मैनीक्योर खराब हो जाएगा, तुम्हें खुद से इस खजाने की तलाश करना पड़ेगा और तुम्हें खुद से इसकी खुदाई करनी पड़ेगी। कहते कहते वो बोलता है कि मुझे खजाना मिल गया। देखा तो खजाने की जगह पे एक किसी का डेड बॉडी का एक हाथ रहता है, सिर्फ हाथ मिल रहता है, तो वो डर के खड़ा हो जाता है कि अरे ये खजाना नहीं, किसी का तो डेड बॉडी है। रानव समझ जाते हैं कि डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई अश्वस्थ का रहेगा। वो रानव जाता है और पूरा खोदता है, अश्वस्थ का बॉडी बाहर निकलता है। देखा तो बॉडी को पूरे कपड़े से रोल किया हुआ है, वो सिर्फ जैसे मम्मी लोगों का इजिप्ट में रोल करते हैं डेड बॉडीज एंड ऑल को, वैसे ही यहाँ पे दिखाया गया है। रानव ने उसका चेहरा हटाने की कोशिश करता, चेहरा हटा के देखता है कि वो अश्वस्थ ही है। वो रोता है, बहुत जोर से रोता है, अश्वस्थ मेरा भाई तू कहाँ चला गया, तेरे को किसने मारा, मुझे, मैं तेरे हथियारों को सजा दूंगा, ऐसा ऐसा कह के बेला को हक करते हुए रोने लगता है। और फिर ये बात आदि डर जाता है, आदि अपने रूम में जाके डर के मारे अपने मॉम को वॉशरूम में जाके कॉल करके बता रहा होता है कि मॉम ऐसा ऐसा हुआ है, रानव को सारी बातों का पता चल चुका है, आपने हमें क्यों नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ पे अश्वस्थ का बॉडी है। और यामिनी डर जाती है क्योंकि यामिनी को और यामिनी के पति को ही सिर्फ पता था कि अश्वस्थ का बॉडी वहाँ पे है, बाकी किसी को पता नहीं था। यामिनी शौक में आती है कि आखिर किसी को पता कैसे चला, मतलब रानव को किसने बताया कि अश्वस्थ का बॉडी वहाँ पे है। मैं आपको बता दूँ, यामिनी और उसके पति दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे क्योंकि दिल्ली में एक बिजनेसमैन है जिनका छोटा भाई रघु, इसकी शादी होने वाली है। यानी कि नागिन के सीक्वेंस में देखा जाएगा तो शेषनाग का शादी होने वाला था नागिन मेहर की बेटी के साथ, तो वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं। और तो और जब रानव के बाद पता नहीं होता है, रानव ये सोचता है, बेला कहती है कि हमें अस्वस्थ डैड का अंतिम संस्कार अच्छे से करना चाहिए ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। तो उस दौरान ये कहते हैं, मतलब आप कह सकते हो, रानव कहते हैं पहले इसके हथियारों का मैं सज़ा दूंगा, उसके बाद ही इसका अंतिम संस्कार होगा, उससे पहले नहीं। और ये कहते हैं कि तो आदि को उसकी मॉम यामिनी कहती है तू मलिका को लेके दिल्ली पहुंच, लेकिन इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है रानव को और बेला को कि उनको भी दिल्ली जाना है। वो लोग पहले अपने हवेली आ जाते हैं उत्तराखंड में दादी उसको कहती है कि सभी लोग दिल्ली गए हैं शादी के लिए, तो हमें वहाँ पे जाना है। बेला को लगता है कि रानव रेडी नहीं होगा, लेकिन रानव रेडी हो जाता है क्योंकि उसे यामिनी से बहुत सारे सवाल करने होते हैं और लोग सब रेडी होके दिल्ली चले जाते हैं जहाँ पे ये शादी हो रही होती है। वहाँ पे रघु के साथ उसका मुलाकात होती है, यानी कि शेषनाग रघु के साथ, जो कि प्रार्थना का पति है। और प्रार्थना का पति भी मजबूरी में मेहर की बेटी के साथ शादी के बंधन में बंधने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि उसका मन नहीं है, उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए, बेटी पूर्वी के लिए शादी करने को रेडी हो जाता है। यहाँ पे देखा गया है, मेन सीक्वेंस ये था कि बेला पूछती है रघु को, रघु तुम खुश नहीं लग रहे हो शादी से, क्या हुआ है, कुछ परेशानी है, तुम बता सकते हो। तभी हरनव कहता है रघु को कि प्यार एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें पड़ जाओ तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मतलब वो सारी नेगेटिव बातें बोलने लगता है कि प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू से। और रघु शौक में आ जाता है कि ये शादी करके भी ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन रघु को प्रार्थना से बेहद प्यार होता है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। तो रघु याद करता है प्रार्थना को और कहता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है, जब तुम्हें अगर किसी से सच्चा प्यार हो जाए ना, रास्ते बंद नहीं होते, रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन किस्मत वालों को ही अपना प्यार मिलता है, हर किसी के बस में प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का शुभ मौका नहीं मिलता है। ये कहते हुए वो हट जाता है और यामिनी देख लेती है दूर से रानव को, और वो छुपने की कोशिश कर रही होती है। तभी आप कह सकते हो नागिन मेहर जो है वो यामिनी को देख लेती है और यामिनी को ऐसे टैप करते हुए देखती है और यामिनी को कहती है मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तो तुम्हें खाने में मैं जूस दूँ या खून। तो वही यामिनी कहती है मुझे भी पता है तुम कौन हो, यानी कि मेहर को कहती है, नागिन को कहती है तुम्हें खाने में जूस दूँ या दूध। दोनों को समझ जाते हैं कि ये राक्षस है और मैं नागिन हूँ, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और यामिनी कहती है वो नागिन को कि मैं तुम्हारे यहाँ पे आई हूँ तो मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, जब तक मैं यहाँ पे हूँ रानव को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे भतीजे को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे प्लीज़ छुपा लो कहीं पर या फिर मेरी पहचान थोड़ा मिटा दो। और बोलते ठीक है, जब तक तुम यहाँ पे हो तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम बेफिक्र होकर रहो, मैं तुम्हारे लिए खुद विथ चिल्ड आइस लेकर आती हूँ, खुद में बर्फ़ डाल के तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। ये कह के वो निकल जाती है। और वहीं बाहर का एक सीक्वेंस दिखाया गया है कि रानव की एक बेस्ट फ्रेंड, बचपन की बेस्ट फ्रेंड रानव से मिलती है, रानव को हक करती है, रानव को डरा देती है और कहती है तू आज भी नहीं सुधरा। रानव सोचता है कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि रानव के अंदर तो प्रथम का आत्मा है, तो प्रथम को नहीं समझ रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। बाद में उसको समझता है कि ये रानव की बचपन की बेस्ट फ्रेंड है और हंसता है, उस लड़की को हक करता है। लेकिन इस हक करने पे मलिका और बेला दोनों को जलन होता है कि आखिर लड़की कौन है और क्यों ये रानव को हक कर रही होती है। उस टाइम पे कहीं ना कहीं बेला को ये फीलिंग आ जाता है कि बाहर कोई तो है जिसका होने का उसे एहसास होता है। वो बाहर जाती है और देखती है कि जो शेष नागिन है अपने असली अवतार नागिन के अवतार में वो हॉल के अंदर घुसने की कोशिश करती है, वो शादी के अंदर घुसने की कोशिश करती है ताकि वो शादी को रुकवा पाए। और जैसे ही वो अंदर जाती है शादी को रुकवाने की कोशिश कर रही होती है, उस दौरान ये देखा गया है कि बेला उसे आवाज़ देती है और कहती है प्रार्थना तुम तो शेष नागिन हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो और शेष नागिन उसे कहती तुम्हें कैसे पता कि मैं नागिन हूँ, तो कहती कि मैं परी देवलिका हूँ। तो प्रार्थना उसे कहती है कि परी देवलिका तो मर चुकी है, फिर तुम तो हाँ परी देवलिका मर चुकी है, लेकिन मैं फिर से जन्म ली हूँ अपना बदला पूरा करने के लिए और फिर मैं अपनी परिलोक लौट जाऊँगी। तो वही जब प्रार्थना को पूछते प्रार्थना भी सब बात बताती है कि किस तरीके से मैं यहाँ पे मेरे पति को पाने के लिए, अपनी बेटी को पाने के लिए, बदला लेने के लिए आई हूँ। एक बार वो हो जाए तो मेरा काम ईजी हो सकता है। परी कहती है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँ, वही नागिन कहती है परी को कि मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँ। यानी प्रार्थना और बेला एक दूसरे के साथ टीम अप करते हैं, यामिनी और मेहर एक दूसरे के साथ टीम अप करते हैं। राक्षस और नागिन का टीम अप दिखता है एक साइड पे, नागिन और परी का टीम अप होते हुए दिखते हैं। और फिर प्रार्थना भी बेला से जब पूछती है तो बेला उसको सारी बातें बताती है, कैसे प्रथम ने उसके साथ धोखा किया था, स्वागत में उसके साथ क्या किया, फिर परिदेवलिका ने उसे भी मार दिया, खुद को भी मार दिया, फिर से पुनर्जन्म धरती पे लिया अपना मकसद पूरा करने, तो सारी बातें होती हैं। और उसके बाद ये देखा जाता है कि अंदर किस तरीके से वो लोग एंट्री लेते हैं और रानव जो कि ये सोचता है कि यामिनी कहाँ मिलेगी, ये सब बातें सीक्वेंस चालू रहता है। अब जब बेला और प्रार्थना टीम अप कर चुके हैं तो किस तरह से प्रार्थना बचा पाती है अपने पति को यानी कि शेषनाग को शादी करने से, और किस तरह से बेला हरनव को मदद करेगी अपने भाई के हत्यारों को गुनाह और सज़ा दिलाने के लिए, ये देखना बेहद खास होगा आगे आने वाले एपिसोड्स में। और कल के एपिसोड में खास तौर पे ये दिखाया गया है कि किस तरीके से यामिनी और हरनव एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जहां हरनव उसे सवाल पे सवाल किया जाता है कि आखिर क्यों उसने अपने भाई को मारा, अर्थव को क्यों मारा है और किस रीज़न से उसे मारा है, किस वजह से उसे मार गिराया है। जबकि अगर उसके शक्तियाँ चाहिए था तो शक्तियाँ ले लेती, लेकिन मारने का क्या मकसद था और किस वे से उसे मारा था, बहुत सवालों के घेरे में डाल देता है यामिनी को। और यामिनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हरनव पे वार करने की कोशिश कर रही होती है। तो वहीं देखा जाता है कि बेला अपना रूप बदल के शेषनाग के साथ शादी के मंडप पे बैठ जाती है ताकि सबको ये लगे कि वो कोई और नहीं बल्कि नागिन मेहर की बेटी है, लेकिन नागिन मेहर की बेटी के रूप में अपनी शेष नागिन बैठी रहती है, यानी कि प्रार्थना ही बैठी रहती है अपने पति के साथ। अब देखना आने वाले एपिसोड में बहुत खास होगा कि दोनों शो में क्या नया ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके ये शो का नया एंगल दिखाया जाता है। वैसे आपको आज की शो का रिव्यू कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फोर्स।